हम सबसे पहले लेंगे, देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से लेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर हमको लेना पड़ेगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्टार्ट किससे करना है? फ्रॉम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केस आते हैं, आपको पता है। एक तो आता है आपके टेट्राहेड्रल, ओके, एक आता है आपके टेट्राहेड्रल। ये है टेट्राहेड्रल। और सेकंड केस जो आप कह रहे हैं वो है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो these are the two cases which we are going to deal in coordination number 4, ठीक है। सबसे पहले देखना है इन tetrahedral complexes, in tetrahedral complexes, in tetrahedral complexes। तो देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जैसे ये सेंट्रल एटम है, ये टेट्राहेड्रली 4 ग्रुप इससे कनेक्टेड है। सपोज ये 4 ग्रुप डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। ये आपके, मैं इसको थोड़ा चेंज करके वो कर दूँ। दिस इज सेंट्रल एटम O and these are the 4 ligands which are connected to central atom, ठीक है। अब टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि इन सबके बीच जो एंगल है वो हमेशा कितना होता है? 109। ए के बीच एंगल कितना है? 109.28, ठीक है। कोई भी दो लिगेंड्स ले लो, उनके बीच सबके बीच एंगल क्या है? 109.28। ए सी के बीच भी इतना ही है, ए बी के बीच भी इतना ही है, ए डी के बीच भी इतना ही एंगल है। किन्हीं भी दो लिगेंड्स के बीच एंगल क्या है? यही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो आपको पता है कि ये एक दूसरे से टेट्राहेड्रली है, टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? सपोज आपने क्या किया कि इन किन्हीं भी दो ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दिया। जैसे आप बी को इधर ले गए, है ना। बी को आप डी की प्लेस पे ले गए, डी को बी की प्लेस पे ले गए। सपोज आपने क्या किया, आपने क्या किया ना, ये आपका डी है, ये सी है, ये आपका D है। तो आपने बी और डी को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो उस इंटरचेंज करने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ए और डी के बीच पहले एंगल था 109.28, ये वाला जो एंगल था। और अभी भी क्या है? यही एंगल अभी भी क्या है? ए और डी के बीच भी 109.28। तो एंगल तो चेंज हुआ नहीं, एंगल तो चेंज हुआ नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है। जो ग्रुप्स होती है उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है। आपने एल्कीन्स में आप पढ़ते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये आपके ट्रांस होता है ट्रांस, ठीक है। और ये आपके क्या है? सिस है। ये क्या है आपके?
से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमेशा क्या होता है, ग्रुप्स के बीच जो 3 डायमेंशनल एंगल है वो चेंज होता है। यहाँ क्या है, 180 का है, और यहाँ क्या है, ये सेम साइड पर है, ये अपोजिट है, 180 का एंगल है और ये सेम साइड पर। तो ये आपके ट्रांस हो जाता था, ये आपके सिस हो जाता। तो आइसोमर्स के बीच क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बीच क्या होता है, ग्रुप्स में रिलेटिव एंगल में डिफरेंस होता है। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या हो रहे हैं, रिलेटिव एंगल चेंज ही नहीं हो रहे। कोई से भी कोई दो ग्रुप आप एक्सचेंज कर दो या उनकी पोजीशन चेंज कर दो, हमेशा जो रिलेटिव एंगल रहेगा वो 109.28 ही रहेगा। इट मींस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्यों क्यों शो नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ रिलेटिव एंगल चेंज नहीं हो रहा। किसी को किसी से भी रिप्लेस कर लो, पहले ए और सी में क्या है, 109.28, अभी भी ए और सी में 109.28 है। ठीक है, तो आप ये एक बार नोट कर लो। ठीक है, एक बार नोट कर लो आप। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, टेट्राहेड्रल complexes tetrahedral complexes don't show geometrical isomerism because the relative because the relative angle between the groups doesn't change even on exchanging groups, even on exchanging groups। ठीक है, even on exchanging groups। जैसे इसको देखिए, ये टेट्राकार्बोनिल निकेल है, किन्हीं भी दो ग्रुप्स के बीच एंगल क्या है, 109.28 है। अब आप इसको उठा के यहाँ रख दोगे, उसको उठा के यहाँ रख दोगे, तो भी एंगल वही रहेगा 109.28, एंगल में चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो दूसरा केस है वह है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब यहां से आपके स्टार्ट हो गया। अब इसमें केस फर्स्ट लेना है ना, ये केस फर्स्ट लिया। इसमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स लेंगे हम, वो लेंगे हम MA4 टाइप का। MA4 टाइप, MA4 टाइप का मतलब ये होता है कि जो चारों लिगेंड होंगे वो सेम होंगे। देख लो ना, A4 है, चारों लिगेंड सेम होंगे, साथ के साथ वो
मोनोडेंटेट होंगे। अभी हम ले लेते हैं इसको, देखो जैसे ये एम है, स्क्वायर प्लेनर बना रहा हूँ, ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। सबके बीच एंगल कितना है? 90 का एंगल है। ये लगा दिया आपने, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा। अब ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि आप इस और इसके बीच एंगल कितना है? 180 का। ए और ए के बीच एंगल कितना है? 180 का। ठीक है। अब अब अगले कॉम्प्लेक्स में मैं क्या करूंगा, इसे को यहाँ रख दूंगा, इसे को यहाँ रख दूंगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए के बीच अभी भी क्या है? 180 का एंगल ही रहेगा। ठीक है ना। अगर मैं इसे को इधर रख दूंगा, इसे को इधर रख दूंगा, तो ए के बीच एंगल कितना रहेगा? 180 का ही रहेगा। तो केस ए में आपने क्या देखा कि जब चारों लिगेंड एक ही टाइप के होते हैं तब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स, दिस complex this complex doesn't show geometrical isomerism. This complex doesn't show geometrical isomerism. एक दो केस और लेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आपको साफ नजर आ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए क्या चाहिए होता है कि रिलेटिव एंगल चेंज हो उनके बीच। यहाँ तो ए और ए के बीच हमेशा एंगल क्या रहेगा? 180 रहेगा, है ना। 180 है। ठीक है, अभी अपन लेते हैं, ये एक बार नोट कर लीजिए। सर एक बार स्क्रीन को बैक करेंगे जिसमें आपने। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है आपका। केस फर्स्ट है, इसमें चारों क्या है? एक ही टाइप के लिगेंड है। अब इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे तो भी ये हमेशा क्या रहेगा? आमने सामने होगा, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती है। जब पोजीशन ही चेंज नहीं होगी, जब रिलेटिव एंगल ही चेंज नहीं होगा, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं हो सकता। केस सेकंड देखना, फिर थोड़ा और क्लियर होगा। अभी देखिए केस सेकंड। केस सेकंड में हम जो लेंगे वो लेंगे हम एम A2V2। क्या लेना है हमें? एम A2V2। हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपके क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपके एम, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए ए और ए को सामने रख दिया, बी और बी को आमने सामने। ठीक है, तो अभी क्या एंगल है इनके बीच? ए के बीच क्या एंगल है? ए और ए के बीच एंगल है 180 का। ठीक है, 180 का एंगल है। अब आप पोजीशन इनकी चेंज करो, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। अब मैंने ए को इधर रख दिया, इसको में इधर लिया है, इसको में इधर लिया है, मैंने इनकी पोजीशन क्या कर ली? इंटरचेंज कर ली। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ए के सामने बी आ गया, रिलेटिव एंगल चेंज हुआ या नहीं हुआ? पहले ए के बीच क्या थी? 180 डिग्री एंगल था। ठीक है, अब ए के बीच क्या है? 90 डिग्री एंगल आ गया। देखो कितना एंगल आ गया? 90 डिग्री एंगल। तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब एम ए टू का मतलब है दो लिगेंड एक टाइप के हैं और दो लिगेंड एक टाइप के हैं, और ये मोनोडेंटेट ही है। चारों कैसे हैं? मोनोडेंटेट। चारों क्या कर रहे हैं? एक एक कोऑर्डिनेट कोलिन बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस कॉम्प्लेक्स
this complex shows GI। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ग्रुप्स के बीच जो रिलेटिव एंगल है वो चेंज हो रहा है। यहाँ रिलेटिव एंगल कितना था 180, यहाँ रिलेटिव एंगल कितना हो गया 90। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में हमें रिलेटिव एंगल देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये लिखना ना, ऑल 4 आर मोनोडेंटेड। ऑल 4 आर मोनोडेंटेड। ठीक है ना, ये चारों लिगेंड क्या है? मोनोडेंटेड ही है। इसको नोट कर लो। इसका आपको एग्जांपल अगर लेना हो तो एग्जांपल इसका आप ले सकते हो, जैसे PT NH3 2Cl। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये PT है। पहले जो Cl है वो आमने सामने हो गया। ठीक है, CL लिखा है कि CL ही लिखा है? हाँ, PT CL अमोनिया। और अगले केस में क्या हुआ? Cl को आप अमोनिया के सामने ले आए, ये देखिए PT CL अमोनिया अमोनिया। तो ये वाला जो था, ये वाला जो आपके क्या हो गया? ट्रांस हो गया। ये वाला ट्रांस है और ये वाला आपके क्या है? सिस। क्यों? क्लोरीन क्लोरीन का रिलेटिव एंगल 180 है, तो 180 का आमने सामने होता है तो आपको पता है ट्रांस होता है। और यहाँ रिलेटिव एंगल 90 का आ गया, सेम साइड हो गया, ये आपके सिस हो। तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, नोट कर लिया? अब देखिए केस थर्ड, देखिए इसमें केस थर्ड में जो आपको देखना है वो है MA3B टाइप। MA3B टाइप में जो 3 लिगेंड है, 3 लिगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप, और जो एक लिगेंड है वो डिफरेंट है। ठीक है ना, ये वाला आपको केस देखना है। इसमें आप खुद देखो कि क्या यहाँ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। तो बी के सामने ए रखोगे आप, तो कम होता है ना, उसको देखना है। देखो, देखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। जो कम है, ये तो मोनोडेंटेड, तो ये जो ए है वो तो 3 है और बी क्या है? केवल 1 है। तो जो कम है उसको देखना है, वहां से स्टार्ट करना है आपको। ये कम वाला है, बी को किसके सामने रखोगे? ए के सामने, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो बी को आपने ए के सामने रखा, ठीक है। अब और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? नहीं। बी के सामने हमेशा ए आएगा, बी के सामने हमेशा ए आएगा, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो यहाँ भी क्या होगा? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस कॉम्प्लेक्स
दिस कॉम्प्लेक्स doesn't show GI. This complex doesn't show geometrical isomerism. ये जो कॉम्प्लेक्स है ये geometrical isomerism शो नहीं करता, क्योंकि B के सामने हमेशा क्या रहेगा, A ही रहेगा। क्योंकि आप अगर आप इसको उठा के यहाँ ले आते हो, इसको उठा के यहाँ ले आते हो, तो भी B के सामने हमेशा क्या रहेगा, A रहेगा। आप इसको उठा के यहाँ ले आते हो, इसको उठा के यहाँ ले आते हो, तो भी B के सामने क्या रहेगा, हमेशा A ही रहेगा। तो दिस कॉम्प्लेक्स डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो एक तरीके का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे देगा, तो आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो बहुत सिंपल है, ऐसा कोई डिफिकल्ट थिंग ये नहीं है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट केस लेते हैं। ये नोट कर लिया आपने? तो मैंने क्या किया, क्या कहा आपसे, स्टार्ट कहां से करना है, जो कम हो वहां से। बी 1 है, ए 3 है, तो बी से स्टार्ट करो। बी के सामने आप ए रखते हो, तो बी के सामने ई रहेगा हमेशा। नेक्स्ट केस है आपका केस फोर्थ। केस फोर्थ, केस फोर्थ जो है वो है आपका एम ए बी सी डी टाइप, एम ए बी सी डी टाइप। यानी यहाँ चारों लिगेंड्स जो हैं वो डिफरेंट है। देखो ये सारे क्या हैं, ऑल मोनोडेंटेड हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चल रहा है, 4 ही चल रहा है। ऑल मोनोडेंटेड है, सारे मोनोडेंटेड हैं। दूसरी चीज ऑल डिफरेंट। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले तो क्या करोगे आप, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है एम ए बी सी, तो पहले ए के सामने आपको बी रखना है, तो ये बोलेंगे ए बी ट्रांस। इसको क्या बोलोगे, जब ए के सामने बी आएगा ये क्या कहलाएगा, ए बी ट्रांस। फिर ए के सामने सी रखोगे, तो जब ए के सामने सी रखा आपने, पहले तो ए के सामने बी रखा तो ए बी ट्रांस हो गया। तो जब आपने ए के सामने सी रखा, तो अब ये ए सी जो होंगे वो सिर्फ पोजिशन पे आ जाएंगे, आ गया। और फिर आप क्या करोगे, ए के सामने डी रखोगे, और जब ए के सामने डी भी रखोगे तब भी ए बी क्या होगा, सिर्फ पोजिशन पे आएंगे। बताता हूं मैं आपको। यहाँ आपने क्या माना, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए के सामने बी को रख दिया, ये ए के सामने बी को रख दिया और इसको मैंने ट्रांस मान दिया। ठीक है ना, क्या किया मैंने, देखना आप अच्छी तरह। ए के सामने मैंने बी को रखा, तो जब जो स्ट्रक्चर बना इसको मैंने ट्रांस मान लिया। मानने पर है, इसको मैंने क्या मान लिया कि ये ट्रांस है, क्योंकि ए बी क्या है 180 के एंगल पे, तो इसको मैंने ट्रांस ले लिया। अब नेक्स्ट में मैं क्या रखूंगा, ए के सामने सी को रखूंगा, ए के सामने मैंने सी को रखा। सर ये 2 सीसी क्यों बनेगा? ठीक है, ये डी है। तो जब मैंने ए के सामने बी को रखा तो मैंने मान लिया कि ये ट्रांस है। ठीक है, अगले केस में क्या किया मैंने, ए के सामने सी को रखा और बाकी कहीं भी आप बी और डी लगा दो। तो जब मैंने ए के सामने सी को रखा तो ए, रुको एक मिनट मैं इसको रहा,
ठीक है, पहले में क्या किया मैंने, ए के सामने बी को रखा और मैंने मान लिया कि ये ट्रांस है। ए के सामने बी को रखा, ये मान लिया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर बना ट्रांस है। अगली केस में मैंने ए के सामने सी को रखा, ए के सामने मैंने सी को रख दिया। ठीक है, तो ए के सामने जब मैंने सी को रखा, ठीक है, तो ए और बी की अब रिलेटिव पोजीशन क्या होगी देखो, सिस होगी नहीं होगी। ए बी जब आमने सामने था तो ट्रांस था, तो ए बी जब सेम साइड पे होगा तो क्या कहलाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे देखना है कि ए के सामने बी को रखा, फिर ए के सामने सी को रखा, अब ए के सामने डी को रख देते, ए के सामने डी को रख दिया मैंने। या किया जाएगा सी आ जाएगा। तो जब मैंने ए के सामने डी रखा तो ए और बी की रिलेटिव पोजीशन अभी भी क्या है, सिस साइड, देखा सेम साइड। तो मतलब एक ट्रांस बनेगा, दो सिस बनेंगे, एक ट्रांस है और दो सिस है। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, तो क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम डील कर लेंगे। ठीक है, तो ए के सामने बी रखो, फिर ए के सामने सी रखो, ए के सामने बी रखो। जब ए को बी के सामने रखा तो ट्रांस मान लिया, तो फिर अगली दो केसेस में क्या होंगे, वो 90 के एंगल पे हो जाएंगे, यानी वो 600। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आपका नेक्स्ट केस है केस, इसमें आपको क्या करना है कि अब हम आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स पे आते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड पे आते हैं क्योंकि मोनोडेंटेड के सारे केसेस खत्म हो गए। पहले चारों हमने क्या किए, सेम लिए, फिर दो दो सेम लिए, दो सेम लिए, फिर थर्ड केस में हमने तीन सेम लिए, एक अलग लिया। इस तरीके से वो केसेस तो हमारे खत्म हुए। अब हम जो केस ले रहे हूँ, हम जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं बाइडेंटेड वाला, है ना। ये कहलाता है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ये क्या केस है देखो, जब ये डैश लग रहा है ना, तो इसका मतलब समझ लेना बाइडेंटेड वाला। और ये ए बी का मतलब है इसका जो एक साइड है वो अलग टाइप की है, बी साइड है वो अलग टाइप की है, तो इसको बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। इसका एग्जांपल लूंगा मैं तो क्लियर हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड का केस है, कौन सा केस है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। जैसे ये एम है, ठीक है, एम है, ये मैंने ए बी बना दिया, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ये इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस तरीके से क्या दे रहा है, ये अपना लोन पेयर दे रहा है। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। बाइडेंटेड है तो दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, दो लोन पेयर देगा, ये दो लोन पेयर देगा। ठीक है, तो पहले मैंने एक बार तो इस